Sup guys, today we are gonna do the F620 अनसिमेट्रिक बेंडिंग करने लगे हैं। अब यहाँ पर क्या सीन है, ऊपर वाला जो मैंने सवाल कराया था पिछले देखने ना वीडियो पे, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है, अच्छा वीडियो मेरे ख्याल से 2x पे ना लगाओ तो अच्छा, मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ समझ लेना। तो हमारे पास दो तरह की बेंडिंग होती है, एक सिमेट्रिक बेंडिंग होती है, एक अनसिमेट्रिक बेंडिंग है, सही है। और दो तरह के हमारे पास शेप होती है, सिमेट्रिक शेप और अनसिमेट्रिक शेप, सही। ये चार केसेस होते हैं हमारे पास और एक टाइम पे दो हो सकते हैं। जैसे कि ये वाली है, ये अनसिमेट्रिक शेप है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है ना। एक स्क्वायर को अगर मैं काटूं तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा। लेकिन ये वाली जो चीज़ें है बड़ी अजीब सी बनी हुई है, इसको मैं यूँ काट रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई ये तो ई बन गया, नीचे डंडा बना हुआ है, तो ये इससे मैं बोलूँगा ये है अनसिमेट्रिक शेप। मगर बेंडिंग कैसे पता चलेगा? ये देखो एक एक्सिस पे लग रही है, सही है। आपने ये देखना है, सही है, जो एक्सिस बना हुआ है तो ये कौन से एक्सिस पे बेंडिंग हो रही है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे बेंडिंग हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि ये सिमेट्रिक बेंडिंग है, सही है। बहुत इसका यही छोटा सा कॉन्सेप्ट, इतना लंबा नहीं है। और अनसिमेट्रिक बेंडिंग कैसे पता लगा? बहुत सिंपल है। ये देखो ये किस एक्सिस पे हो रही है भाई? किसी भी एक्सिस पे नहीं हो रही, बीच से इसकी बेंडिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा भाई ये जो शेप है ये सिमेट्रिक शेप है, पहली बात तो सही है, क्योंकि मैं इसको दोनों एक्सिस पे काट रहा हूँ तो ये सेम शेप हो रही है। और मैं इसकी बेंडिंग बोलूँगा, बेंडिंग इसकी अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक बेंडिंग से में होता क्या, आपका फॉर्मूला चेंज होता है। और ये देखो यहाँ पर आपका मूवमेंट लग रहा है, यहाँ पर ना एक्स पे लग रहा है ना वाई पे लग रहा है। अब ये हो गया भैया मसला। तो अब आपने करना क्या है, पहला स्टेप होता है इसको कंपोनेंट में ब्रेक करोगे आप, सिंपल। यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ये ऐसे घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और ये हो गया ख़त्म। इसको, इस वाले मोमेंट को आप नाम दोगे एम जेड का, और इस वाले मोमेंट को आप नाम दोगे एम वाई का। और मैं अगर इसको कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये कॉस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट है, तो मैं बोलूँगा कि एम जेड बराबर है एम साइन थीटा के, और एम वाई बराबर है एम कॉस थीटा के, सही है। थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? अब एंगल यहाँ पे गिवन है, आपकी मर्जी है, ये ट्राइंगल गिवन है, आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हो टेन थीटा करके। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप एंगल निकाल लो, यहाँ पे एंगल डालो, यहाँ सीधा सीधा हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कॉस थीटा के लिए 4/5 रख दोगे, और साइन थीटा के लिए आप क्या रख दोगे, 3/5। बहुत सिंपल है, सही है। तो ये आपका यहाँ पर, अरे यार सॉरी मैंने निकाला नहीं, निकाल के रखना था। 5-10 सेकंड आगे कर दो जब तक मैं निकाल रहा हूँ, सही है। वीडियो आगे कर दो। Yo, what's that? ये रहा, सही है। तो हमने क्या किया, एम वाई हमारा आ गया, एम हमारा 50 था, 50 साइन थीटा 50 कॉस थीटा हमारा आ गया। सेंट्रोइड हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक शेप में क्या होता है, सिमेट्रिक शेप में आपका सेंट्रोइड 0 पे होगा, क्योंकि सेंट्रोइड इस बॉडी का सेंटर पे होगा। जबकि ऊपर वाली जो हमारा था ना, ये सेंट्रोइड यहाँ सेंटर में नहीं बन, थोड़ा सा ऊपर बन रहा था, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी ना, यहाँ पर ज़्यादा मास है नीचे कम मास है, तो ऊपर की तरफ सेंटर इसका बनेगा। ये अंदाज़ा है, वैसे आपने कैलकुलेट करना होता है प्रॉपर सारा, लेकिन इसका सेंटर तो सेंटर में है क्योंकि सिमेट्रिक शेप है। तो आप सेंट्रोइड के लिए वो लंबा वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, समीशन एक्स अपॉन समीशन ए वाला, सही है, वो नहीं लगाने की ज़रूरत, ख़त्म सीन है। अब मोमेंट ऑफ एरिया निकालोगे। मोमेंट ऑफ एरिया यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक शेप है, तो सिमेट्रिक शेप का आपके पास क्या होता है, बहुत सिंपल, आई सी, बस। जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, 1/12 BH³। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर ये शेप हमारी अनसिमेट्रिक होती तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम AD² यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, पैरेलल अनसिमेट्रिक शेप जैसे ये है ना, तो इसका जो इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेंटर में नहीं बन रहा होता, वो बन रहा होता है जैसे यहाँ बन रहा होता है। अब हम इन सारी बॉडीज़ को ब्रेक करते हैं, इन सब का मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, इन सब के सेंटर्स से डिस्टेंस कंपेयर करते हैं और फिर निकालते हैं। ये होता है अनसिमेट्रिक शेप के लिए, ये लंबी करनी पड़ती है। तो सिमेट्रिक शेप में आपके पास एक एडवांटेज है कि आप ये AD² नहीं यूज़ करते, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हो। अच्छा, अब इसके दो निकलें क्योंकि दो मोमेंट है हमारे पास, सही है, दो मोमेंट है। वरना हमारे केसेस में क्या होता है, सिमेट्रिक बेंडिंग में एक मोमेंट होता है, हम एक आई निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे दो मोमेंट बन रहे हैं, इसलिए हम लोग दो आई निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस के लिए 1/12, बेस क्या हो जाएगी, सर ने बोला था जो हाइट है, जैसे आई वाई है, आई वाई बराबर है 1/12 BH³ के, सही है। तो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसके लिए हाइट क्या होगी, ये होगी,
सिंपल है ना। असल में मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी बाद में आके कि इनर्शिया बराबर होता है 1/12 BH क्यूब के। अब मैंने बोला कि ये मैं निकाल लूँ आई वाई के लिए, तो वाई के लिए बेस क्या है, वाई के लिए ये बेस है और ये इसकी हाइट है ना। तो मैं क्या लिख दूँगा 1/12, बेस कितनी है इसकी 300 मतलब 0.3 और इसकी हाइट कितनी है 0.2 का क्यूब। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह z के लिए मैं जब करूँगा तो z के लिए क्या होगा, ये z एक्सेस है आपका और z के लिए बेस आपकी क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी और हाइट आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। सही है। तो यहाँ से आप इनर्शिया निकाल लोगे तो ये आपका इनर्शिया आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.3 0.2 चेंज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया। इनर्शिया आ गया। लास्ट चीज़ सिर्फ आपकी रह जाती है जो कि है स्ट्रेस, सिग्मा ए और सिग्मा बी। हम लोग दो क्यों निकालना है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पे निकालना है। सही है। इन लोगों ने बोला कि आप निकालो 2 पॉइंट पे, ए पॉइंट पर भी निकालो और बी पे निकालो। अगर सिर्फ ए पे निकालना हो तो सिंपल ए पे निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस का My/I। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ होता है तो हम यहाँ पे जैसे एक अगर पॉइंट ए के लिए निकाल रहा हूँ तो एक आपका वाई एक्सिस के लिए बनेगा और एक आपका जेड एक्सिस के लिए बनेगा। बहुत सीधा है, कुछ भी नहीं है। और बी के लिए क्या होगा, बी के लिए भी ये हो जाएगा मोमेंट वाई प्लस मोमेंट जेड। अब आप बोलोगे भाई इसमें फ़र्क क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। देखो आई भी दोनों का सेम होगा, मोमेंट दोनों का चेंज हो जाएगा। सही है। नहीं मोमेंट भी दोनों का सेम होगा, ये वाई के लिए ये जेड के लिए, सिर्फ ये जो डिस्टेंस है ना ये चेंज हो जाएगा। क्यों, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है एक्सिस का डिस्टेंस, एक्सिस का डिस्टेंस पॉइंट तक। ये हमने ऊपर वाले उसमें भी पढ़ा था सवाल में। सही। ये आप तो ये थोड़ा सा गौर से सुनना है, इसी में मेरे ख्याल से टाइम लगाऊंगा मैं थोड़ा, ये एक बार समझ आ जाए तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। और एक और कॉन्सेप्ट दूंगा मैं इसमें कि साइन नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, टेंसाइल कंप्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा ए के लिए हमने फार्मूला लिखा My/IY/Z। Z इंडिकेशन के लिए आपकी मर्ज़ी जो भी लिखो, लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिख लो तो बेहतर है। और पहले तो आपने प्लस लगा देना है। सही है। इसी तरह यहाँ पे मोमेंट ऑफ Z ये हमने निकाला किसके लिए, Y के लिए। ये Y के लिए मोमेंट आएगा और ये आ गया Z के लिए। और ये हम सब स्ट्रेस किसके लिए निकालना है, पॉइंट A के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है Z और Y, ये पॉइंट A का डिस्टेंस है एक्सिस से। अब वो कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो M तो हमने My निकाल लिया था शुरू में 40, I हमने निकाल लिया 2, IY IZ दोनों के। सही है। Z एक्सिस का भी उसका भी, और मोमेंट ऑफ Z भी हमने निकाल लिया। अब ZA क्या चीज़ है, ZA है हमारा ये डिस्टेंस है, ये Z एक्सिस पर डिस्टेंस जो कि Y एक्सिस पर टच हो और पॉइंट A का, ये रहा पॉइंट A से लेके वापस देखना उल्टा हो जाएगा। जब हम Y एक्सिस की बात करेंगे तो हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे My/IY इंटू ZA। पॉइंट A के लिए अगर मैं निकालूँ तो हमारा Z क्या है, Z बता रहा है कि भाई ये वो डिस्टेंस है जो Z एक्सिस पे डिस्टेंस जा रहा है पॉइंट A का, कहाँ पे, Y एक्सिस के लिए। सिंपल ख़त्म हो गया। तो मैं बोलूँगा भाई, मैंने डेफिनेशन जो अभी बताई है वो क्या है, मैंने बोला है कि Z है Z एक्सिस पे वो डिस्टेंस जो पॉइंट A से लेके Y एक्सिस से जाएगा। ये कितना है, 100 है। ये इसने 150 गलत लिखा हुआ है, ये 100 है क्योंकि नीचे भी 100 है, तो आपने क्या लिख दिया, ये 0.1। इसी तरह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, Z एक्सिस से लेके पॉइंट A तक डिस्टेंस जो कि Y एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। सही है। Y एक्सिस का पैरेलल डिस्टेंस जो कि किसके लिए होगा, Z एक्सिस के लिए होगा। ये आप लोग खुद ही देखोगे तो समझ आ जाएगा, थोड़ा सा खुद ही करोगे। तो हमने क्या निकालना है, Y एक्सिस में Z के लिए, तो ये डिस्टेंस निकाला है। सही है। Y एक्सिस में ये आ गया और Z से लेके, तो मतलब पॉइंट A का ये डिस्टेंस। सही है। तो ये मेरा क्या है, वापस इसको देख लेते हैं। पॉइंट A का वो डिस्टेंस जो कि Y एक्सिस में जा रहा होगा और Z एक्सिस के लिए है, तो ये कितना है, 150। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 150। इसी तरह पॉइंट B के लिए हम लोग आ जाते हैं, Y एक्सिस का Z के लिए, मतलब Z डायरेक्शन में Y पे टच होगा, ये कितना है, 100। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, Z के लिए 100 लिख दिया और यहाँ पे हम लोग 150 डाल देंगे। सही है। ये आपका सिंपल सवाल है। अब मैं आपको डायरेक्शन बता दूँ यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया। देखो ये सब सॉल्व करने के बाद ना आप क्या करोगे, आप देखोगे कि
मोशन इसका किस तरह हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं देखूँ ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब मेरा ये भी घूमेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और मेरा ये भी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में मैं देखूँगा कंप्रेशन का हो रही है, टेंशन का हो रही है, सही है। अब मैं देखता हूँ कि अगर ये यूँ घूमता है, अगर ये यूँ घूमता है तो मैं देखूँगा कि z एक्सिस पर मेरा a जो है वो स्ट्रेच होगा और ये b की तरफ जाएगा। इसका मतलब मेरा a स्ट्रेच होगा और b कंप्रेस होगा, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेच होगा जिसे हम टेंसाइल कहते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा टेंसाइल को हम लेंगे पॉजिटिव, और जहाँ पे कंप्रेशन या जहाँ पे शेयर लग रही होगी, शेयर ही कहते हैं मेरे ख्याल से, या कंप्रेसिव फोर्स है, उसको हम ले लेंगे नेगेटिव। तो अगर मैं z एक्सिस में देखूँ, पॉइंट A पॉजिटिव, पॉइंट B नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम। अगर मैं z एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस के लिए था और ये मेरा z एक्सिस के लिए, अगर मैं z एक्सिस के लिए देखूँ तो पॉइंट A पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव लिए, और पॉइंट B मेरा नेगेटिव, समझ गए। इसी तरह हम यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर मूवमेंट लगाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज कैसे लगेगा, यूँ लगेगा, तो मैं देखता हूँ कि ये दोनों पॉइंट स्ट्रेच हो रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट A भी स्ट्रेच हो रहा है, पॉइंट B भी स्ट्रेच हो रहा है, और ये कंप्रेस होंगे, ये यूँ करके कंप्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें सिर्फ A B से मतलब है, तो दोनों पॉजिटिव आ गए ऊपर, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, और सवाल आपका ख़त्म हो गया। ओरिएंटेशन की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ सवाल में मांगी होती है न्यूट्रल लाइन बनाना। अब मसला क्या है, सबसे पहले आपने टेंजेंट थीटा निकाल के इसका असली एंगल निकाल लिया, जो यहाँ पर बन रहा था ना आपका एंगल, जो यहाँ पर आपका एंगल बन रहा था वो आपने निकाल लिया, कितना, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एंगल निकाल लिया, परपेंडिकुलर मतलब 3/4। तो यहाँ पे 4/3 इसलिए क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि हमने ये वाला एंगल निकालना है, ऊपर वाला, समझ आई। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ये वाला, हमें ये वाला ट्रायंगल गिवन है, और ये है 4, ये है 3, ये है 5, और हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो इसके लिए आपकी ये पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अगर इसको मैं यूँ कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो और एंगल आपका चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। यार इतनी लंबी कर रहा हूँ मैं, बताऊँ क्या करो, सिंपल, ये पूरा 90 है ना, तो आप ये वाला एंगल निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3/4, सही है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, एंगल निकल गया, उसको 90 में से माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, ये पूरा 90 है ना, तो 90 में से अगर ये छोटा सा माइनस कर दोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। अब एंगल निकालने के बाद क्या करो, एंगल हमारा बन रहा है 53.130, क्योंकि हमें चाहिए ऊपर वाला एंगल होता है, सर ने बोला था कि आपको जो ऊपर वाला बन रहा हो ना z एक्सिस से वो लेना, तो एंगल आ गया। अब आपने एक फार्मूला बना, असल में आपने कैलकुलेट ये करना है कि यार जब इस पर बेंडिंग लग जाए ना उसके बाद हमारा क्या एंगल बनेगा, सही है, बेंडिंग होने के बाद एंगल क्या बनेगा एक्सिस के साथ। तो अब हम बेंडिंग को कंसिडर कैसे करेंगे, ये फार्मूला रट्टा मार लेना, सही है, कुछ भी नहीं है, आपने अल्फ़ा निकालना होता है, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू IZ/IY इंटू tan थीटा। थीटा कौन सा लोगे, z एक्सिस के साथ वाला, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ IZ/IY ले रहे हो ना, ये एक फार्मूला प्रॉपर बना हुआ है, तो थीटा आप वर्किंग उसी के साथ करोगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये सब आ गया, IZ निकाला हुआ है, IY निकाला हुआ है, अल्फ़ा कितना आ गया 69.443। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक 69.443 पर ये अल्फ़ा रखोगे और यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे, ये न्यूट्रल लाइन कहलाएगी आपकी, सही है। ये बस इतना ही सवाल है। तो बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें समझ लेना कि ये z का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस ये आप जब करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। और ये फॉर्मूले में हमने दो स्ट्रेस इसलिए रखे क्योंकि अनसिमेट्रिक बेंडिंग है, 2 एक्सेस पे हो रही है, सही है, एक एक्सेस पे होती है तो हमें ये कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम एक ही पे काम चला लेते हैं। और अगर एक ही पॉइंट गिवन होता तो ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता। देख 2 पॉइंट है तो हमने बी के लिए भी सॉल्व किया, सही है। तो बी हमारा एक बी पे बेंडिंग हमारी एक वाई एक्सिस पे लगेगी, बी पे बेंडिंग हमारी जेड एक्सिस पे लगेगी, वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, बस सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना आपने। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस है। तो काफ़ी सिंपल है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है सवाल।